हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हमने आपको बताया था कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। फिर हमने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। इसके बाद हमने बताया था नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। इन सब के बारे में पूरी डिटेल में हमने आपको चर्चा की थी पिछले वीडियो में। आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए, इसके बाद इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि देश के अन्य वर्गीकरण के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देश के अन्य वर्गीकरण के आधार पर आपका 5 तरह के अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं। पहला हो गया पहली दुनिया के देश, दूसरा हो गया दूसरी दुनिया के देश, तीसरा हो गया तीसरी दुनिया के देश, चौथा हो गया चौथी दुनिया के देश और पांचवा हो गया उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग अभी पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये सब क्या होते हैं, किसे कहते हैं इनको। ठीक है, तो पहली दुनिया के देश के बारे में जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके बारे में, वैसे अर्थव्यवस्था वाले देश आएंगे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए हैं। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो आपका पहली दुनिया के देश के अंतर्गत आएंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश, वैसे देश जिन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश जैसे कि आपका अमेरिका हो गया, है ना। ये तो हम लोग पूरी डिटेल में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जितने सारे देश हैं वो किस में आएंगे? पहली दुनिया के देश में आएंगे। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके अंतर्गत आएंगे, वैसी अर्थव्यवस्था में आएंगे। अब दूसरी दुनिया के देश के बारे में बात करें, जो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उसके अंतर्गत कौन से आएंगे? तो वैसे अर्थव्यवस्था वाले देश जो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश जो हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले जो भी देश हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? आपका दूसरी दुनिया के देश के अंतर्गत आएंगे। जैसे पूर्व यूएसएसआर, जो रूस हो गया, वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका दूसरी दुनिया के देश के अंतर्गत आएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश को हम लोग राज्य आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश भी कहते हैं। राज्य आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम तीसरी दुनिया वाले देश के बारे में बात करते हैं। तीसरी दुनिया वाले देश के बारे में बात करते हैं अब। तो तीसरी दुनिया वाले देश थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो वैसे देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए हैं, वैसे देश इसके अंतर्गत आएंगे। तीसरी दुनिया के देश के अंतर्गत जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपका स्वतंत्र हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे आपका जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो भारत, तो ये भारत किस में आएगा? आपका तीसरी दुनिया के देश के अंतर्गत आएगा। अगर चौथी दुनिया के देश के बारे में बात किया जाए, जो फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज है उसके बारे में बात किया जाए, है ना, तो इसके अंतर्गत कौन से देश आएंगे? वैसे देश आएंगे जहाँ पर विकास की यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है, बहुत कम मात्रा में है, वहाँ पर स्टार्टिंग हुई है। जैसे में इसके अंतर्गत कौन से देश आएंगे? जैसे युगांडा, रवांडा, इस तरह के जो देश हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? चौथी दुनिया के देश के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में है उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश, जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, इमर्जिंग इकोनॉमी वाले देश हैं। तेजी से विकसित होती हुई जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं वाले देश हैं वो आपका उभरती हुई अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे में इसके अंतर्गत कौन से देश आएंगे? जैसे भारत हो गया, फिर चीन हो गया। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं वो आपका उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पहली दुनिया वाले देश के अंतर्गत कौन से आएंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश आएंगे, है ना, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। दूसरी दुनिया वाले देश में जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। और तीसरी दुनिया वाले देश के अंतर्गत कौन से आएंगे? जो आपका दूसरी विश्व युद्ध के बाद जो स्वतंत्र हुए देश। और चौथी दुनिया वाले देश के अंतर्गत कौन से आएंगे? वैसे देश जिनमें विकास की यात्रा अभी क्या हुए है, अभी बहुत कम मात्रा में प्रारंभ हुई है। ठीक है, या अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन आएंगे? इमर्जिंग इकोनॉमी में, जहां पर विकसित होती हुई विकासशील, जो तेजी से विकसित हो रही है, वैसी विकासशील देश की अर्थव्यवस्थाएं किसमें आएंगी? उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश के अंतर्गत आएंगे। जैसे आपका भारत हो गया, चीन हो गया, मलेशिया हो गया, है ना। इस तरह से आपका जो देश हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश के अंतर्गत आएंगे। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था के जितने सारे प्रकार थे हमने आपको पूरी डिटेल में एक 1 बाय 1 करके आपको बता दिया। ठीक है, आप उसको रिवाइज करते रहिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका 2 तरह के यहाँ पर ब्रांच हैं। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं।
ठीक है, और दूसरा है आपका समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। अब ये दोनों चीज़ क्या है यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था में इकाई के रूप में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जब अर्थव्यवस्था में इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है आर्थिक गतिविधियों का, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जब अध्ययन करते हैं इकाई के रूप में, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। जैसे व्यक्तिगत स्तर पर बात करें, किसका? तो मांग का, आपूर्ति का, ठीक है, फिर आपका व्यक्तिगत आय का, तो वो किस प्रकार के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा? वो व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। जब इकाई के रूप में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो किसके अंतर्गत आएगा? आपका व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब यहाँ पर व्यष्टि अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक के बारे में बात करते हैं। ये प्रमुख इसके घटक क्या हैं? तो इसमें 3 प्रकार के सिद्धांत इसमें आपको देखने को मिलते हैं। पहला हो जाएगा उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, उपभोक्ता का मतलब कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, ठीक है। इसके बाद उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, मतलब प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी, ठीक। इसके बाद कीमत सिद्धांत, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी। तो ये 3 प्रकार के आपका जो सिद्धांत हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत क्या होते हैं, और फिर उत्पादक व्यवहार सिद्धांत क्या होते हैं, और फिर कीमत सिद्धांत क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत, तो इसमें कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी के अंतर्गत क्या होता है कि कोई एक कंज्यूमर है, कोई एक उपभोक्ता है, वो अपनी आय का किस प्रकार से उपयोग करे। एक कंज्यूमर अपनी आय का किस प्रकार से उपयोग करे ताकि उसे अधिक से अधिक सुख मिल सके, ताकि उसे अधिक से अधिक संतुष्टि मिल सके, ये कौन बताता है? आपका कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी बताता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ चलते हैं उत्पादक व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत, तो प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी के अंतर्गत। तो प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी के अंतर्गत क्या हम लोग अध्ययन करते हैं कि इसके अंतर्गत एक जो प्रोड्यूसर है वो किस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करे ताकि उससे अधिक से अधिक लाभ मिल सके, ये कौन बताता है? प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी बताता है, ठीक है। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे। कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में एक कंज्यूमर है वो किस प्रकार से अपनी आय का उपयोग करे ताकि उसके अधिक से अधिक संतुष्टि मिल सके, और आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी का मतलब एक जो उत्पादक है वो किस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करे ताकि उससे अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अब यहाँ पर कीमत सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी का मतलब क्या हुआ कि बाजार में वस्तुओं और सेवाओं को कीमत किस प्रकार से तय करना है, ये कौन बताता है? कीमत सिद्धांत बताता है। अब जब हम इकाई स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमत जो बाजार में कितना रखना है, ये अगर बात करें तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी के अंतर्गत क्या आएगा कि किसी भी सेवा और वस्तु का जो है ना बाजार में कीमत किस तरह से डिसाइड किया जाए, ठीक है। तो किस में हम लोग पढ़ेंगे? कीमत सिद्धांत के अंतर्गत आ गए। तो ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मांग और आपूर्ति ये जो है ना वो किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? व्यष्टि होगा कि समष्टि होगा? तो यहाँ पर आपका व्यष्टि होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत स्तर पर बात किया जा रहा है मांग और आपूर्ति का। यही अगर मांग और आपूर्ति अगर है वो आपका समग्र स्तर पर बात किया जाए, समग्र आर्थिक स्तर पर बात की जाए, तो किस में चला जाएगा? वो समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चला गया। चलिए हम लोग देखते हैं। तो समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होगा कि यहाँ पर समग्र आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि पूरा का पूरा ओवरऑल आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा? आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ समग्र रूप से, यहाँ पर आपका सामूहिक रूप से यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, सामूहिक स्तर पर, ठीक है। तो किसका? तो मांग, आपूर्ति, ठीक है। और जब भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करें तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका व्यक्तिगत आय ना होकर के क्या ये हो जाएगा? राष्ट्रीय आय हो जाएगा यहाँ पर। तो मांग, आपूर्ति, राष्ट्रीय आय। तो यहाँ पर मांग में क्या रहेगा? कुल मांग रहेगा, ठीक, कुल आपूर्ति रहेगा। यहाँ केवल मांग नहीं रहेगा, कुल मांग, कुल आपूर्ति और राष्ट्रीय आय, इस तरह के जो आपका विषय हैं वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस प्रकार के अर्थव्यवस्था में किसका अध्ययन किया जाता है? समग्र आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि यहाँ पर क्या किया जाता है? इकाई के रूप में, ठीक है, अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। अब इसमें अगर बात करें कि इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो इसमें कौन कौन से हो जाएगा? जैसे राजकोषीय नीति हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, फिर मौद्रिक नीति हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिर मुद्रास्फीति एवं अस्फीति, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हो गया, फिर आपका सरकारी बजट हो गया,
जो गवर्नमेंट बजट हो गया वो हो गया, फिर मुद्रा आपूर्ति और साख हो गया। तो इस तरह के जो विषय हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएंगे। तो आपको ये सब हड़बड़ाना नहीं है कि ये क्या है, ये सब चीज़ें है ना, हम लोग 1 बाय 1 जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप ये दिमाग में रखिएगा कि ये जो राजकोषीय नीति है, मौद्रिक नीति है, मुद्रास्फीति अस्फीति है, सरकारी बजट है, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, समष्टि अर्थव्यवस्था का है। इस सब के बारे में पूरी डिटेल में जब आगे आने वाला चैप्टर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग 1 बाय 1 करके इसको सबको देखेंगे। तो अभी के लिए तो हम समझ में आ गया होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसको कहेंगे और समष्टि अर्थशास्त्र किसको कहेंगे। इसके अंतर्गत क्या आएगा, जैसे आपसे पूछ दे एग्जाम में कि कुल मांग या आपका राष्ट्रीय आय किस प्रकार के अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा, समष्टि या आपका व्यष्टि, तो आपका आंसर क्या होगा, ये समष्टि हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही आपका पूछ दे केवल कि आपका व्यक्तिगत आय ये किस प्रकार के अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा, तो ये चूंकि इकाई के रूप में बात किया जा रहा है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन यहाँ पर देखने को एग्जाम में बहुत बार मिलते हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि आपको जो अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, इसके बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो आय का चक्रीय प्रवाह है, इनकम फ्लो साइकिल, इसके ये क्या है, तो जब अर्थव्यवस्था में, जब कोई भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और व्यय के प्रवाह होता है, जब कोई किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और व्यय का जो फ्लो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि आपका आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। जैसे यहाँ पर उत्पादन, कोई कंपनी उत्पादन किया, ठीक है, यहाँ प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन से आय बढ़ी और फिर क्या हुआ, व्यय हुआ। तो प्रोडक्शन, आय, इनकम और फिर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, इसका जो फ्लो होता है ना, यही आपका कहलाता है क्या कि आय का चक्रीय प्रवाह बताता है, ठीक है। इनकम फ्लो साइकिल बोलते हैं। इसमें हमको दो चीजें देखने को मिलती है, आय का द्विचक्रीय प्रवाह और आय का त्रिचक्रीय प्रवाह, ठीक है। तो ये दोनों क्या होता है, जो आपका टू साइकिल फ्लो ऑफ इनकम, टू साइकिल फ्लो ऑफ इनकम, और यहां पर ट्राई साइकिल फ्लो ऑफ इनकम, ट्राई साइकिल फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। यहां पर दो हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आय का द्विचक्रीय प्रवाह क्या होता है। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे आय का द्विचक्रीय प्रवाह हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से यहाँ पर। तो सबसे पहले एक व्यक्ति है जो कि क्या करना चाह रहा है, ये फैक्ट्री खोलना चाह रहा है, ठीक। इसने क्या किया कि पैसों के लिए इसने बैंक में लोन अप्लाई किया। तो ये गया किसके पास, तो बैंक के पास गया, बैंक के पास गया, तो ये बैंक से लोन ले लिया और लोन लेकर के क्या किया, एक फैक्ट्री खोला, कोई चीज़ का, कोई वस्तु के प्रोडक्शन का एक फैक्ट्री खोला। फैक्ट्री खोला तो यहाँ से फैक्ट्री से क्या होगा, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर इसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो इसके लिए क्या रखेगा, ये लोगों को रखेगा यहाँ पर। तो इसने क्या किया कि लोगों को रोजगार दिया, लोगों को क्या दिया, लोगों को रोजगार दिया, लोगों को रोजगार दिया, रोजगार दिया। तो जब लोगों को रोजगार दिया तो लोगों को क्या हुआ, यहाँ इनकम मिलेगा, लोगों को इनकम यहाँ मिलेगा। और जब लोगों को यहाँ इनकम मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका गुड्स एंड सर्विस का डिमांड करेंगे, गुड्स एंड सर्विस का क्या करेंगे, सर्विस का डिमांड करेंगे। ये लोग गुड्स एंड सर्विस का डिमांड करेंगे, और जब गुड्स एंड सर्विस का डिमांड करेंगे तो ये गुड्स और सर्विस कहाँ से आएगा, ये तो गुड्स और सर्विस किसके द्वारा सप्लाई किया जाएगा, ये तो फैक्ट्री के द्वारा सप्लाई किया जाएगा, है ना, किसी माध्यम से। तो यहाँ से क्या हुआ, एक फ्लो बन रहा है, आपका प्रोडक्शन हो रहा है, फिर आपका इनकम हो रहा है, फिर आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये एक फ्लो साइकिल आपका मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो अर्थव्यवस्था में ये फ्लो है ना, वो मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, ये फ्लो रहना बहुत जरूरी है। तो अर्थव्यवस्था में अगर द्विचक्रीय के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर दो लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, एक फर्म और एक आपका परिवार, दो लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फर्म जहाँ पर प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का होता है, और परिवार हाउस होल्ड जो उसका उपभोग करता है, यहाँ दो। लेकिन अगर त्रिचक्रीय प्रवाह में देखा जाए तो जब सरकार की भूमिका भी इसमें आ जाती है, जब सरकार की भूमिका भी आती है तो वो आपका ट्राई साइकिल फ्लो ऑफ इनकम हो जाता है। बस आपको यही ध्यान रखना है। तो द्विचक्रीय प्रवाह में आपका फर्म और हाउस होल्ड परिवार है, लेकिन त्रिचक्रीय प्रवाह में जाएंगे तो केवल सरकार की भूमिका इसमें आपका आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक देखने को मिलता है कि जो वित्तीय संस्थान है, यहाँ पर ये बैंक हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो आपका वित्तीय संस्थान है वो यहाँ पर भूमिका में दिखाई देती है, ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में जो आने वाले चैप्टर है उनमें डिस्कस करेंगे कि वित्तीय संस्थाएं क्या होती है, ये सब में। अभी तो ये पता चल रहा है कि ये क्या किया, इसको लोन प्रोवाइड किया
किसके लिए? फैक्ट्री को खोलने के लिए, ठीक है। और इस तरीके से जब फ्लो ये बना रहता है अर्थव्यवस्था में तो उसको हम लोग कहते हैं कि आपका आय का चक्रीय प्रवाह क्या है? बना है, ठीक है। तो आय का चक्रीय प्रवाह जो है यहाँ पर नोट में मैं लिखा हूँ, आय का चक्रीय प्रवाह डिमांड और सप्लाई के लिए जरूरी है। सपोज करिए कि मार्केट में बहुत पैसा आ गया है, मार्केट में पैसा बहुत, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन लोगों के द्वारा पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है, तो फिर क्या होगा? अर्थव्यवस्था वहाँ पर आपका प्रभावित हो जाएगी। तो ये वहाँ पर क्या होना चाहिए कि मांग और आपका आपूर्ति दोनों आपका एक साइकिल में आपको होना चाहिए। अगर मांग रहेगा और फिर आपूर्ति नहीं रहेगा तो फिर वहाँ भी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। और फिर अगर मान लीजिए कि आपूर्ति ज़्यादा हो गई और मांग है ही नहीं तो वहाँ भी आपको अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। तो ये आपका फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर महत्व की अगर बात करें तो यह जो आपका आय का चक्रीय प्रवाह है यह संसाधनों की गतिशीलता को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए ये जरूरी है। ये संसाधनों की गतिशीलता को दर्शाता ही है, लेकिन साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए बहुत जरूरी है। तो आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से जो आय का चक्रीय प्रवाह होता है वो बहुत जरूरी है आपका अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। अर्थव्यवस्था को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए आय का चक्रीय प्रवाह कितना आपका जरूरी है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे कि जो अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, और ये आपका इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इन सारे विशेषताओं को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए हम लोग वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ये खुली अर्थव्यवस्था है, ओपन इकोनॉमी को यहाँ पर अपनाया गया है, और इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में आपको पिछले कक्षा में आपको बताया हुआ था। इसके बाद यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पर आपका निजी के साथ साथ सरकार की भी भूमिका है, ठीक है। विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकासशील व्यवस्था का मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी यहाँ पर है, ठीक है। ये इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। इसके बाद निम्न मध्यम आय वाले अर्थव्यवस्था है, जो कि आपको बताया था कि प्रति व्यक्ति आय कितना है आपका? $21-20 है, ठीक है। ये मैंने आपको चर्चा किया था। तो ये आपका निम्न मध्यम आय वाले अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसके बाद कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो जीडीपी में योगदान है वो कितना है? 17% ही योगदान है ना। और देश का लगभग 55% से अधिक जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो यहाँ पर डोमिनेंट फैक्टर क्या है? आपका जनसंख्या है, इसीलिए कृषि प्रधान आपका ये अर्थव्यवस्था वाला देश है। अब यहाँ पर उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है या तीसरी दुनिया का देश है ना। अभी मैंने आपको बताया तीसरी दुनिया के देश मतलब कि वैसे देश जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्वतंत्र हुए हैं, तो तीसरी दुनिया के देश के अंतर्गत आएंगे। और अब इसमें उभरती हुई अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि तेजी से विकसित होती हुई जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग अभी डिस्कस किया। इसके बाद यहाँ पर क्या है? गरीबी है ना, पॉवर्टी है। यहाँ पर निम्न स्तरीय मानव पूंजी, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है विशेषताएं? निम्न स्तरीय मानव पूंजी, जो आपका HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना। इसमें 2023 की अगर बात करें, 2023 की बात करें तो 191 देशों में जो आपका भारत का पोजीशन है वो 132 है, इसका रैंक है, ठीक है। अगर फर्स्ट कंट्री की बात करें तो आपका HDI में फर्स्ट कौन सा है? नॉर्वे है, ठीक है। लेकिन भारत की स्थिति क्या है? 191 देशों में आपका 132 है 2023 के रिपोर्ट के अनुसार। तो ये आपको ध्यान रखिए। तो यहाँ पर निम्न स्तरीय मानव पूंजी है, ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषताएं हैं। आर्थिक असमानता को देखने को मिलती है। आर्थिक असमानता का मतलब क्या हुआ कि गरीब और अमीर के बीच की खाई है वो बहुत अधिक है ना। यहाँ पर भारतीय जो हैं वो 10% ही भारतीय हैं, जो 77.4% जो संपत्ति है उसके मालिक हैं। तो यहाँ गरीब और जो अमीर है उनके बीच का जो खाई है वो आपका क्या है? ज़्यादा है। तो आर्थिक असमानता हो गया, ठीक है। अर्थ से संबंधित जो असमानता हो गया। अब यहाँ पर बात करें पूंजी, तकनीक और उद्यमशीलता का यहाँ पर क्या है? अभाव है। उस तरह का पूंजी नहीं है, तकनीक भी नहीं है, आपका टेक्नोलॉजी भी नहीं है, और आपका उद्यमशीलता मतलब इंटरप्रेन्योरशिप, जो रिस्क लेने की जो शक्ति है वो भी यहाँ पर लोगों में उतना देखने को नहीं मिलती है। औद्योगिक पिछड़ापन, नेक्स्ट अगर बात करें, औद्योगिक पिछड़ापन का मतलब क्या हुआ कि आपका उद्योग के क्षेत्र में यहाँ पर अभी भी पिछड़ापन देखने को मिलती है। जहाँ एक तरफ आपका जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, वहाँ पर आपका उद्योग का विकास बहुत अच्छे खासे देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर औद्योगिक पिछड़ापन अभी भी, मतलब अब तो हो रहा है धीरे धीरे विकास उसका, लेकिन अभी भी पिछड़ापन यहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें जो साक्षरता की कमी, यहाँ भी अभी भी लिटरेसी की कमी है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर बढ़ाना होगा, लिटरेसी रेट। जनसंख्या पर भारी दबाव, आज भी अब जनसंख्या देखें तो अब नंबर 1 पर पहुंचने वाले हम लोग हैं, है ना, पूरे आपका विश्व में। तो ये आपका क्या है? जनसंख्या पर भारी दबाव है अर्थव्यवस्था का, ठीक। अब नेक्स्ट अगर बात करें रूढ़िवादी एवं परंपरावादी समाज, आज भी जो लोग हैं वो मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे पर फंसे रहते हैं। यहाँ समाज क्या है? रूढ़िवादी है, पुराना विचारधारा की समाज है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था की आपका क्या है? विशेषता है। तो ये सारे आपको मैंने पूरा डिटेल में पिछले क्लास में आपको मैंने बता दिया है। अगर आप पिछले क्लास की वीडियो अगर नहीं देखें तो क्रम से
मैंने आपको प्लेलिस्ट में सजा कर वहाँ पर आपका अरेंज कर दिया है, आप वहाँ से 1 बाय 1 करके देख लीजिएगा। और मुझे आशा है कि ये जो आपका चैप्टर 1 ये जो कंप्लीट आज हो गया, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत ये हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो आप 1 बाय 1 करके बहुत आराम से इसको वीडियो को देख लीजिएगा 1 बाय 1, और जो भी आपका एक दो बार आपको प्ले करके देख लीजिएगा, ये जो भी डाउट होगा इसमें क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको अच्छी तरह से पूरा का पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। अब दोस्तों हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे जो ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन अच्छे एक स्टैंडर्ड लेवल का बनते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देखते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।